So hello and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush. I hope you all are good and fine. तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था दैट इज़ अबाउट दिस कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज़, जो कि हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक नहीं पढ़ा, हमने जस्ट अभी तक देखा कि हाँ कैसे कॉम्प्लेक्सिटी का एक प्रैक्टिकल यूज़ हमारे पास होता है और हम उसमें कैशेज़ वगैरह से कैसे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो बेसिकली डेडिकेटेड है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। आज के वीडियो में तुम्हें जो पता चलने वाला होगा वो होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग ओ, ओमेगा एंड जो भी और चीज़ें हैं वो सब। और इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा टिप्स या फिर कह सकते हो ट्रिक्स कि जिस तरीके से तुम बहुत ही इजी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो। और ये बहुत ही इजी मेथड होगा तुम्हारा किसी भी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का। इतनी सारी ट्रिक्स अगर तुम कर लोगे, इतनी ट्रिक्स अगर कुछ अपना सकते हो तो फिर यू कैन ईजिली फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद इन सेकेंड्स किसी भी कोड की। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ट्रिक्स जानने से पहले मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको कि कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पता नहीं है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या होता है। जैसा कि तुमने पिछला वीडियो देखा था, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ स्टेप्स से या फिर कह सकते हो लूप के पैटर्न की वजह से हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ सकती है और किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है। तो अगर हम उसी चीज़ के बारे में देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कि यहाँ पे तो दिख रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी कोड को अगर जैसे सपोज करो फॉर i इज इक्वल टू 0 to n और इसके अंदर कोई एक स्टेटमेंट चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक कोड कितना टाइम लेता है पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होने में। ठीक, अब अगर तुम बोलो कि इसको तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, कैसे मतलब इसने मतलब जैसे पिछले प्रोग्रामर्स या एल्गोरिदम जिन्होंने बताई उन्होंने किस तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश करी, तो उसके लिए उन्होंने 3 टर्म बना दिए जिनके ज़रिए इनको डिफाइन किया गया। फर्स्ट वन इज़ द बिग ओ, then second one is the big omega and the third one is big theta, that is this is the theta। ठीक, ये 3 तरीके के, थीटा इज़ द जो कि आप एंगल वाइज जो हम बनाते थे ना, दैट दिस इज़ द थीटा, तो इसी तरीके से थीटा हमारे पास होता है। तो बिग ओ, बिग ओमेगा एंड द बिग थीटा, ये 3 ऐसे पैरामीटर्स डिफाइन किए गए जिसके ज़रिए तुम क्या बता सकते हो, तुम किसी भी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी हम इसमें रिजॉल्व कर सकते हैं। अब ये बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, अब इसके आगे आप बिग लिख दो और यहाँ पे बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा, ये है क्या और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम में, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं बिग ओ से शुरुआत करूं, दिस इज़ बेसिकली जस्ट, मैं सिर्फ तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पूरा डीप में नहीं जाऊँगा। तो अगर मैं सिंपल सबसे पहले अगर हम आते हैं और मैं यहाँ पे तुम्हें बोलूँ कि व्हाट इज़ बिग ओ, ठीक है, तो बिग ओ किसी भी प्रोग्राम की अपर बाउंड को यहाँ पे डिफाइन करता है। व्हाट इट डिफाइन, इट डिफाइंस द अपर बाउंड ऑफ एनी कोड। किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे मैक्सिमम टाइम क्या लग सकता है, दैट विल बी डिफाइंड बाय द बिग ओमेगा। अब अगर तुम सपोज करो तुम्हें एक एरे दे रखा है, जस्ट लाइक दिस इज एन एरे 2, 3, 0, 1, 4, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा मैक्स टाइम अगर सपोज करो यू हैव टू प्रिंट दिस एरे, तो प्रिंट करने के लिए तुम्हें इसमें कितना टाइम चलना पड़ेगा, तुम्हें इस पे पास जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा। मीन्स जितने नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास एक एरे में होंगे उतने टाइम तुम्हें उस कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक लूप के अंदर। तो अगर सपोज करो तुम्हारे पास n टर्म्स है किसी भी एरे में, तो इसमें अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी द n, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, बिग ओमेगा ऑफ n। तो दिस इज द अपर बाउंड, इसके ऊपर आपका कुछ भी नहीं जा सकता। जस्ट लाइक कि आप कह सकते हो एक इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के जैसे इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि ओ एन इज समथिंग लाइक कि आप इसके ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक, अब तुम इसको ये भी कह सकते हो कि दैट हाँ भैया यहाँ पे ओ एन लिखा है हमने, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ओ 2 रेज टू द पावर n, ओ n रेज टू द पावर स्क्वायर। तो अपर बाउंड तो कितना भी जा सकता है, हमारा अपर बाउंड तो कितना भी जा सकता है। तो इसके लिए जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इसको भी डाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। बट सपोज करो हमने एक वेरिएबल बनाया x, जिसके अंदर मैं डालता हूँ एज किसी भी पर्सन की, वर्ल्ड में किसी भी पर्सन की एज में डालता हूँ। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि दैट x को तुम्हें इतना एक मैक्सिमम x को नंबर दे दो जिसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बोल सकें कि अगर सारे रिकॉर्ड वगैरह उठा लिए जाएं, तो ऑन एन एवरेज हमारे पास x की वैल्यू कितनी लाई कर सकती है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स x की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 130।
एक ऑन एवरेज मैंने जापान वगैरह का भी उठा लिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 130 साल से ऊपर भी मैंने बहुत बता दिया, मान चलो कि 110 ईयर्स के ऊपर कोई भी नहीं जिंदा रह सकता। तो बियॉन्ड अगर मैं इसको डालने को कह दूँ तो मैं बोल दूँ 1000, लेकिन इस 1000 का कोई मतलब है यहाँ पे नहीं है ना, तो मतलब किसका है 130, ठीक, जिसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो हायर बाउंड तुम चाहे जितना भी लगा दो, इट डजंट मैटर, बट एक स्पेसिफिक हायर बाउंड लगाना चाहिए हमें, जिससे कि हम बता सकें दैट विल बी गोइंग टू मैटर। तो यहाँ पे ON इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एरे, तो दैट विल बी समथिंग लाइक कि बिग ओमेगा, यानी इससे बियॉन्ड आपका कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जाएगी। सेकेंड वन हमारी बात आती है बिग ओम, या फिर कह सकते हो दैट इज सॉरी दिस इज अबाउट बिग O एंड दिस इज द बिग ओमेगा। अब अगर हमारे किसी प्रोग्राम की अपर बाउंड भी है तो हमारे पास उस प्रोग्राम का एक लोअर बाउंड भी होगा। लोअर बाउंड इन द सेंस कि इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो सकती, ठीक। तो व्हाट बिग ओमेगा डिसाइड, बिग ओमेगा डिफाइन द लोअर बाउंड, किसी भी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी की लोअर बाउंड हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी डिफाइंड बाय द बिग ओमेगा, ठीक। तो एक तरीके से सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की बात हो गई कि अगर एक अलग तरीके से मैं बताऊं तो बिग O समझो कि जैसे एक सक्सेसफुल पर्सन है, जो बहुत ही जिसके पास पैसा आ गया, पूरा अथाह पूरी उसको वर्ल्ड बैंक मिल गई है, तो उससे ज़्यादा उसके पास पैसा नहीं आ सकता ना, उससे ज़्यादा उसको पैसा नहीं मिल सकता। सिमिलरली एक अगर कोई बहुत ही गरीब इंसान है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मतलब इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो, तो उसके लिए क्या है, दैट इज द लोअर बाउंड, उससे नीचे वो कहाँ गिरेगा जाकर। अगर तुमने अभी तक कुछ शुरुआत नहीं करी है और तुम अभी बिल्कुल वैसे ही हो कि जैसे मतलब अभी तुम्हारे पास खोने होने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अभी तुम उस टाइम पे ऐसे हो कि जिसके पास लोअर बाउंड है, ठीक, लोअर बाउंड है और तुम उस लोअर बाउंड को वहाँ पे अपना रहे हो और यही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो लोअर और अपर बाउंड इस तरीके से समझ सकते हो। तो बिग O इज़ अबाउट द अपर बाउंड और बिग ओमेगा इज अबाउट द लोअर बाउंड। किसी भी कोड की जो सबसे मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी हमारे पास। तो अगर मैं सपोज करो एक मैं बात बताऊं तुम्हें, जस्ट लाइक कि अगर मुझे एक एरे है, इसी को और मुझे प्रिंट कराना है। अब अगर सपोज करो इस एरे में एलिमेंट कितने हुए, सिर्फ एक एलिमेंट हुआ। अब इसको प्रिंट कराने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक। तो हम इसकी दिस इज द लीस्ट अमाउंट, की इससे ज़्यादा अमाउंट कुछ हो ही नहीं सकता, करेक्ट ना। तो यहाँ पे हम O ऑफ n 1 लगाने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, ओमेगा ऑफ 1, मीन्स दिस इज द मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपके पास एरे की वैल्यू सिर्फ 1 है, उसमें एक एलिमेंट, तो उसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, हमारे पास सिर्फ ओमेगा ऑफ 1, और अगर वैसे है तो बिग O ऑफ 1, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास एक तीसरा टर्म आता है, दैट वन इज द बिग थीटा। बिग थीटा क्या करता है, ये भाई साहब इन दोनों के बीच की वैल्यूज उठाते हैं, यानी ओमेगा और बिग O के बीच की जितनी भी वैल्यूज होती हैं, दैट विल बी गोइंग टू हैपन इन द दिस वन, दैट इज बिग थीटा। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो एक टाइटली बाउंड देता है, दिस इज द अपर बाउंड, दिस इज द लोअर बाउंड। तो ये थीटा जो होगा वो क्या देगा हमारे पास, टाइट बाउंड देगा तुम्हें, ठीक। थीटा तुम्हारे पास क्या देगा, टाइट बाउंड। अब अगर सपोज करो कोई भी प्रोग्राम है जिसकी मैं कॉम्प्लेक्सिटी लिखता हूँ थीटा ऑफ n, तो थीटा ऑफ n वो तुम्हारे पास तभी होगा अनटिल एंड अनलेस वो क्या हो, ओमेगा ऑफ n, बिग O ऑफ n हो और ओमेगा ऑफ n हो। तो अगर ये भी है तभी तुम उसको थीटा ऑफ n बोल सकते हो, अदरवाइज वो थीटा ऑफ n नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास कि बिग O, बिग थीटा और बिग ओमेगा किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं। अब इसके साथ में हमारे पास एक और भी चीज़ होती है, दैट मीन्स द वर्स्ट केस, एवरेज केस, और बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड केस, ठीक है। हमारे पास 3 केसेस आते हैं, केस जिसके ज़रिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन इज द वर्स्ट केस, सेकेंड वन इज द क्या बोलते हैं, एवरेज केस, एंड द थर्ड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट वन इज द एक्सपेक्टेड केस, एक्सपेक्टेड केस, ठीक है। वर्स्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, और एक्सपेक्टेड केस क्या होता है। तो वर्स्ट केस ऐसा कि नाम से पता चल रहा है दैट इज समथिंग दैट इज अ वर्स्ट। अगर किसी कोड को करने में आपको वर्स्ट टाइम लग रहा हो, जस्ट लाइक इफ़ यू आर सर्चिंग एन एरे, अगर मैं सपोज करूँ मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ, एरे हम कवर करेंगे आगे, तो 2 4 7 9, ठीक। लेट अस सपोज यू वांट टू सर्च एनी एलिमेंट, और आप सर्च करने के लिए आप कैसे जा रहे हो, आप एक एक टर्म में जा रहे हो। मतलब पहला चेक किया, मतलब आपने क्या लगाया, इफ़ फॉर लगाया, फॉर i इज इक्वल टू 0 to n,
इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू x, देन क्या करो, प्रिंट यस, मतलब कि फाउंड हो गया, और यहाँ से ब्रेक कर दो, एल्स कुछ भी ना करो, ऐसे चलते रहो अपना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कोड है। ये क्या करेगा, फॉर आई इक्वल टू 0 to n, मतलब आई की वैल्यू 0 से n तक लेके जाएगा और हर एक पे चेक करेगा कि क्या वो x के इक्वल है। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे सर्च करना है वैल्यू 9, या फिर सपोज करो मुझे यहाँ पे सर्च करना है 19। अब 19, सुनो, लेट अस सपोज कि आई वांट टू सर्च हियर द नंबर दैट इज 9, ये 9 सर्च करना है। अब 9 सर्च करने के लिए वो क्या करेगा, द एल्गोरिथम विल गो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स जितने n होंगे, तो जितने n होंगे उतने टाइम वो चलेगा। तो क्या तुम बोल सकते हो कि दिस इज द वर्स्ट केस, दिस इज द वर्स्ट केस, बिकॉज इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ हो सकता है क्या? यस, इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है कुछ एक ऐसा एलिमेंट जो कि उस एरे में प्रेजेंट ही ना हो, तो वो पूरा एंड तक सर्च करने के बाद भी उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। मतलब एक चोर तुम्हारे घर में घुसा, उसको एक चीज़ चाहिए थी, अब उसने पहले से सोच के आया था शायद यहाँ पे मिल जाए, उसने पूरा घर छान मारा, अपना पूरा 2-3 घंटे वेस्ट किया और उसको तुम्हारे घर से वो चीज़ नहीं मिली। दैट इज़ अ वर्स्ट केस सिनारियो जो कि उसके साथ हुआ होगा। और सिमिलरली इसी कोड में वही चीज़ हुई है कि उसने पूरा एंड तक ले गए, तो वो क्या हो गया, वर्स्ट केस हो गया। तो दैट मीन्स अ वर्स्ट केस, कि उसको कितना ज़्यादा मतलब ख़राब टाइम कितना लग सकता है। एक्सपेक्टेड केस, या फिर कह सकते हो कि जो कि सबसे मतलब बेस केस बोल सकते हो तुम इसको, या फिर मैं तुम्हें एक यहाँ पे एवरेज केस की बजाय लेट मी टेल दैट दिस इज द बेस्ट केस। ठीक, एवरेज केस हटा दो, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एक्सपेक्टेड केस। तो वर्स्ट केस तो ये हो गया। बेस्ट केस क्या होगा, दैट मीन्स व्हाट इज द बेस्टेस्ट केस, मतलब सबसे इजी केस क्या होगा। मतलब चोर तुम्हारे घर में घुसा, उसको एक सोने का हार चाहिए था, तुम्हारे गेट के पड़ोस में ही एक लॉकर है, उसी ने वहीं पे खोल के उसको मिल गया, उसको अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दैट मीन्स द वर्स्ट केस। मतलब तुम्हें एक एरे में सर्च करना है वैल्यू 2 और वो वैल्यू 2 पहले ही लूप में मिल जाए और वहीं से वो लूप तुम्हारा ब्रेक हो जाए, दैट इज़ द बेस्ट केस। ठीक है, दैट वन विल गोइंग टू द बेस्ट केस फॉर यू। तो बेस्ट केस इज समथिंग जो कि सबसे ईजी वे में मिल जाए, तो यानी अगर फर्स्ट टर्म में ही आपको एरे मिल जाता है तो फिर दैट विल बी द बेस्ट केस। अब एक्सपेक्टेड केस क्या है, तो अगर मैं एक्सपेक्टेड केस की तुम्हारे सामने बात करूं तो एक्सपेक्टेड केस इज समथिंग दैट विल यूजुअली हैपन। अब कभी कभार हमारे पास में ये मिलता है, और इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज कि तुमने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम तुमने लगाया, सपोज करो यू आर मेकिंग ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और तुम सॉर्ट में यू आर मेकिंग द क्विक सॉर्ट। ठीक है, क्विक सॉर्ट इज लाइक कि आपको उसमें एक एलिमेंट चूज़ करना पड़ता है, पाइवोट एलिमेंट, और फिर तुम्हें उस पूरे एरे को उसमें अरेंज करना पड़ता है कि उससे छोटे वाले लेफ्ट साइड में आ जाए, बड़े वाले राइट साइड में आ जाए। तो अगर सपोज करो तुमने पाइवोट एलिमेंट ऐसा चूज़ किया जो कि सबसे बड़ा है, इस एलिमेंट में तुम्हारा सबसे बड़ा पाइवोट एलिमेंट कौन सा है, 9। तो अब सपोज करो एक तुमने एरे बनाया, उसमें सबसे बड़ा वाला एलिमेंट तुमने चूज़ कर लिया। अब उसके हाई पे एक साइड पे लोअर हाई जाएगा ही नहीं, बिकॉज दैट वाज हाई। तो एक तरीके से मान सकते हो एक्सपेक्टेड केस हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो बेसिकली हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट केस और बेस्ट केस। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किस पे निकालते हैं, हम बेस्ट केस पे कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकालते, बिकॉज बेस्ट इज द बेस्ट। हम हमेशा क्या देखते हैं कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आ सकती है किसी भी कोड को लिखने की। तो दैट वन वॉट एवर वी फाइंड एनी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी तुम्हें दिखता है, दैट इज द O(n)² और O log(n), दैट विल बी बेसिकली अबाउट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वी हैव द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि हमारे पास टर्म यूज़ होता है। अब कुछ फैक्टर्स इसमें आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास। तुमने ज़रूर सुना होगा कि जब भी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के टाइम पे हमारे पास क्या सीन होता है, दैट हम उसमें से कांस्टेंट टर्म्स को हटा देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को हम हटा देते हैं। जैसे लाइक कि अगर हमारे पास कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है O(n+2), तो हम इसको O(n+2) लिखने की बजाय हम इसको कह देते हैं सिमिलरली दिस इज इक्वल टू O(n). अब इसका रीज़न हमें नहीं पता चलता, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते टाइम जो उसमें कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्यों हटा देते हैं। जस्ट लाइक नॉट इवन प्लस, अगर हमारे पास 2n भी लिखा है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, O(n). अगर हमारे पास 2n² भी लिखा है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, O(n). O(n²). दिस इज सिमिलरली इक्वल टू द O(n²).
तो इसका मेन फंडा क्या है, इसको हम ऐसे क्यों करते हैं, तो इसको देखते हैं। तो लेट अस सपोज यू हैव एन एक सपोज करो मैं लिखता हूँ जिसमें मिनिमम एलिमेंट तुमने लिख दिया माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम एलिमेंट तुमने लिख दिया सॉरी माइनस इन्फिनिटी, मिनिमम एलिमेंट तुमने लिख दिया प्लस इन्फिनिटी, और तुम लिख रहे हो फॉर आई इज इक्वल टू 0 to n इफ़ ए ऑफ आई इज़ लेस देन मिन, देन क्या करो, min is equal to a of i. If a of i is greater than max, max is equal to a of i. और ये फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर लूप। सेकेंड फॉर लूप हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द सेकेंड फॉर लूप, मीन्स चीज़ क्या है यहाँ पे, वी हैव टू एलिमेंट्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोड। एक क्या है जिसके फॉर के अंदर हमने दो चीज़ें लिख दी, एक क्या है हमने ए के फॉर लूप बनाया और ये हमने दूसरा फॉर लूप बनाया। ठीक, अगर मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इस फॉर लूप में कितनी चीज़ें चल रही हैं, एक तो ये चल रहा है और एक चल रहा है, मतलब एक अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो उसके साथ में ये चलेगा एंड ये चलेगा। तो इस केस में क्या होगा, दिस विल गोइंग टू बी द मल्टीप्लाई ओ एन इंटू। ठीक, अब इसमें ओ एन इंटू एन लगेगा, क्या लगेगा, देखो इसमें क्या है, सिंपल सी चीज़, अगर एक सिंपल सी बात करें हम तो एक फॉर लूप के अंदर हमारे पास कितने स्टेटमेंट है, दो। तो अगर एक फॉर लूप के अंदर दो स्टेटमेंट हैं देन दैट विल गोइंग टू बी द मल्टीप्लाई। ठीक, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में क्या है, एक ये फॉर लूप है एक ये फॉर लूप है, तो ये क्या चलेगा, ओ एन प्लस एन। ठीक, सॉरी ओ एन प्लस ओ ऑफ एन। ठीक, ये चलेगा। इसमें क्या चलेगा, ओ एन इंटू ओ ऑफ एन। ठीक, कुछ ऐसा चलेगा इसमें। अब फंडा क्या है कि किसी भी कोड को या फिर कंपाइलर में जा करके आपको क्या सीन होता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन विच यूजली टेक हायर टाइम देन द एडिशन। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन चल रहा है इन दो स्टेटमेंट के बीच में, देन दिस कोड विल गोइंग टू बी द स्लोअर वन एंड दिस कोड विल गोइंग टू बी द फास्टर वन। ठीक, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते क्या हैं, और बेसिकली इसका यूज़ क्या होगा वो भी देखो कि इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, बट तुम कह सकते हो यहाँ पे दो लूप है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ 2n, बट नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की O ऑफ n है। और इस केस में हम क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऑर्डर ऑफ 2n लगा देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ 2n इज़ नॉट एनीथिंग। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्सिटी के इसको रिड्यूस करने के लिए उसमें से हम कांस्टेंट टर्म हटाते हैं टू गेट द मैक्सिमम टर्म इनटू दिस। सपोज करो हमारे पास ओ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 लिखा है, तो इस केस में तुम किसको लोगे, इस केस में तुम क्या करोगे, पूरा स्टेटमेंट नहीं लोगे, यू विल गोइंग टू टेक ओनली द मैक्सिमम टर्म इन दिस इक्वेशन। तो मैक्सिमम टर्म इज ओ एन स्क्वायर, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ एन स्क्वायर, रेस्ट ऑल इज रिजेक्टेड, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसका पूरा का पूरा रिजेक्ट है। अभी तुम बोलोगे भाई इक्वेशन कहाँ से आई, वो भी देखेंगे आगे। तो रेस्ट ऑल विल बी रिजेक्टेड, देन वी विल ओनली टेक द ओ एन स्क्वायर इन दिस वन। ठीक है, अब अगर मैं इसका एक ग्राफ तुम्हें बताऊं कि हाउ द ग्राफ विल बी मेड, तो इसको हम फटाफट से देखते हैं। ठीक है, बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, इसके लिए मैं 2-3 लेक्चर्स नहीं ले रहा, इसको एक में ही ख़त्म करूँगा और इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, दैन वी विल गोइंग टू मेक दिस। तो अगर मैं एक यहाँ पे ग्राफ टाइप का बनाऊँ तुम्हारे लिए, ठीक है, एक मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, तो जो सबसे पहले जो सबसे ईजी वे जो फंक्शन होता है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ लॉग एक्स। ठीक, ऑर्डर ऑफ लॉग एक्स वहाँ से उठता ही नहीं है कि बेसिकली आप कैसे उठा दो। लीनियर फंक्शन जो हमारे पास होता है दैट वन इज द ऑर्डर ऑफ एक्स, या फिर कह सकते हो ऑर्डर ऑफ एन। पैराबोलिक टर्म में जो एक हमारे पास आता है दैट वन इज द ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसको भी एन कर दो, इसको भी n कर दो, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, दिस इज़ द पैराबोलिक फॉर्म, यहाँ से सीधा उठता चला जाता है ये। और अगर मैं बात कर दूँ एक और हमारे पास आता है जो कि इसी के बराबर में आएगा थोड़ा सा, तो दैन वन इज़ द ऑर्डर ऑफ n log n, दिस इज़ द ग्राफ। ये ग्राफ याद रखोगे तुम्हें ईजिली पता रहेगा कि कौन सा किसके ज़्यादा, कौन सा सबसे ज़्यादा है और कौन सा सबसे कम है। इसके बाद फिर तुम्हारे पास आता है ऑर्डर ऑफ 2n, ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू द पावर n, वो कुछ ऐसे जाता है, ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू द पावर n, ये कुछ ऐसे जाएगा। और इसके अलावा भी तुम्हारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, दैट वन इज़ द ऑर्डर ऑफ x फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अगर तुम्हारे पास कुछ आ रहा है तो ये सीधा उठ जाएगा।
ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल। दैट्स वाई अगर हमारे पास इस इक्वेशन में पूरे में ये सारे टर्म हैं तो हम इसमें कौन सा हमारे पास ज़्यादा इफेक्ट करेगा, दिस विल गोइंग टू इफेक्ट। अगर हमारे पास ये तीन फैक्टर हमारे पास दे रखे हैं तो इसे कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करेगा, दिस विल गोइंग टू इफेक्ट। सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे पास हायर टर्म होता है हम उसको लेते हैं और जो लोअर टर्म होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर एक लूप में अंदर एक दोनों स्टेटमेंट है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एक लूप में हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट है तो फिर क्या करेंगे, वो प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जानते हैं थोड़ी सी एक दो ट्रिक्स की जिसके ज़रिए हम निकाल सकते हैं एक बहुत ही अच्छे से किसी भी प्रोग्राम के कोड को या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। तो अगर हमें किसी भी कोड की अगर मुझे कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है देन व्हाट विल डू, सबसे पहले हम देखते हैं log n कब निकलेगा। log n, बहुत लोगों को ऑर्डर ऑफ n हम निकाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ n इज जस्ट लाइक अगर आपके पास सिर्फ एक फॉर लूप है और उस फॉर लूप के अंदर जितने भी स्टेटमेंट हैं दैट वन विल गोइंग टू द ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, दिस विल गोइंग टू द ऑर्डर ऑफ। नेस्टेड फॉर लूप है, फॉर के अंदर एक और फॉर लूप है और उसके अंदर एक और फॉर लूप है, तो जितने भी नेस्टेड फॉर लूप होंगे उसको आपस में क्या करते हो, मल्टीप्लाई। बिकॉज मैंने बोला फॉर के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो दैट वन इज गोइंग टू द ऑर्डर ऑफ n क्यूब। तीन फॉर लूप अंदर है तो n क्यूब, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इज अगर आपके पास दो फॉर लूप अंदर है तो ये चीज़ एक सिंपल होती है, इसमें आप कोड निकाल सकते हो। बट बेसिकली प्रॉब्लम है किस में आती है, log n में। अब log n में किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, जस्ट लाइक वी आर डूइंग द बाइनरी सर्च। let us suppose we have 9 8 ठीक है, वी आर डूइंग द बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च इज 1 5 9 18 21। ठीक है, दिस इज अवर एक कह सकते हो एरे है हमारे पास। अब मुझे बाइनरी सर्च करना है तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, हम मिडिल एलिमेंट देखते हैं, मिडिल एलिमेंट से हम उसको जो सर्च कर रहे हैं x को, उसको हम कंपेयर करते हैं। अगर वो छोटा है तो हम इस साइड चले जाते हैं, बड़ा है तो इस साइड चले जाते हैं। मीन्स हर एक स्टेप में हमारे पास जो एरे का साइज है वो हमारे पास रिड्यूस होता जा रहा है। और अगर हमारे पास एरे का साइज रिड्यूस होता जा रहा है तो उस केस में क्या है, कुछ चीज़ें कम हो रही हैं। जस्ट लाइक सपोज करो हमारे पास इनिशियली n की वैल्यू 16 है, वी हैव 16 एलिमेंट्स इन द एरे। अगले आइट्रेशन में हमारे पास हो जाता है n इज इक्वल टू 8, अगले आइट्रेशन में हमारे पास हो जाता है n इज इक्वल टू 4, अगले आइट्रेशन में हमारे पास हो जाता है n इज इक्वल टू 2, नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास हो जाता है n इज इक्वल टू 1, और जैसे ही n इज इक्वल टू 1 हो जाता है वी विल यूज दिस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड बाई 2 हो रहा है, दैट इज डिवाइड बाई 2 हो रहा है, दैट इज डिवाइड बाई 2 हो रहा है। और अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से डिवीजन के टर्म में कोई भी चीज़ आ रही है दैट मीन्स कि वहाँ पे वो क्या चलेगा, आपका log ऑफ n। जहां पे भी कोई भी टर्म आपको लगे कि वो हाफ में जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ n। जस्ट लाइक अगर कोई एक फॉर लूप है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, और यहाँ पे हो रहा है i इज इक्वल टू i इंटू 2, दैट वन इज अगेन द लॉग। या फिर i इज इक्वल टू i डिवाइड बाई 2 अगर ये n है और ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो रेड्यूस होती जा रही है, या फिर तुम कह सकते हो कि प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। मीन्स अगर ये कुछ इस तरीके से होता 2 4 8 16 32 64 128 कुछ ऐसे अगर हमारा चलता तभी भी हम बोलते हैं दैट दिस इज गोइंग टू बी द log ऑफ n। तो log ऑफ n इज समथिंग लाइक कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हाफ में डिवाइड हो रही है या फिर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हाफ में बढ़ती है, मतलब डबल साइड में बढ़ती जा रही है, देन वी आर गोइंग टू बी द log ऑफ n। तो इस तरीके से हम log ऑफ n तरीके के टर्म्स हम निकालते हैं। तो ये था इस पूरे वीडियो का इंट्रोडक्शन अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगले वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे जिनके जरिए मैं तुम्हें और बताऊंगा कि हाँ आप किस तरीके से और निकाल सकते हो। देन उसके बाद हम कुछ थोड़ा सा एरे की इंट्रोडक्शन देखेंगे, लिंकलेस और स्टेक करेंगे। देन वी विल गो टू द डीप डाइव इनटू द ग्राफ एंड द ट्रीज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स की, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट करेंगे हम जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रेडियल एल्गोरिथम वगैरह वो सब चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और एक मेरी हालत देख सकते हो इस टाइम पंखा बंद होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो एक फुल पेस के साथ शुरू करो। जैंगो का आई थिंक तुमने अभी तक वीडियो देख लिया होगा जो कल मैंने डाला था हैशन से रिलेटेड, और आज भी ये दो वीडियो आ जाएंगे, एक तो ये डालूंगा और एक मेरा कह सकते हो आप जैंगो का आ जाएगा नया। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वन। बस ख्याल रखो और इस टाइम पे तुम्हारा यही फोकस होना चाहिए, बस सारी इधर उधर की परेशानियों को छोड़ के जस्ट गो एंड जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, प्रिपेयर फॉर योर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर। दोस्ती छोड़ दो, बिकॉज अगर अभी कुछ कर लोगे तभी जा करके आगे कुछ तुम बन जाओगे और सारी दोस्ती वगैरह सब तुम्हारे हाथ पे आ जाएगी। ठीक है, तो बस इतना सही था।
मोटिवेशन वगैरह मिलता रहता है, तो वो तो देते रहेंगे हम तुम्हें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।